रेखा ने अपने दमदार टैलेंट से कई फिल्मों में यादगार रोल निभाए। 80 और 90 के दशक में रेखा की उपस्थिति हिट की एक गारंटी मानी जाती थी। जहां तक उमराव जान के अभिनय का सवाल है, उनके खूबसूरत लुक के साथ वो भी बेमिसाल है। हिंदी फिल्म जगत में उनके लिए निभाए यूनिक किरदारों को आज भी याद किया जाता है। मगर आज का विषय हमारा रेखा का टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी अपनी वो तन्हा जिंदगी है जिसने मोहब्बत तो अनगिनत बार की, मगर हिस्से में सिर्फ तन्हाई मिली। कैमरे के सामने मुस्कुराते रेखा को कई लोगों ने देखा होगा, मगर इसके पीछे कितना भयानक सन्नाटा छिपा है, ये रेखा के सिवा कोई नहीं जान सकता। अगर सूत्रों की माने, जब भी रेखा की जिंदगी का जिक्र किया गया तो रेखा के सबसे पहले पन्ने को नहीं पढ़ा गया। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा का सबसे पहला अफेयर जितेंद्र से हुआ। किताब के मुताबिक ये किस्सा एक बेचारा की शूटिंग के दौरान का है। फिल्म की शूटिंग जब शिमला में चल रही थी, शूटिंग के दौरान दोनों की बढ़ती नजदीकियां यूनिट के मेंबर्स को लगातार खटक रही थी। एक बार रेखा शूटिंग स्पॉट पर आई। उस समय जितेंद्र स्पॉट बॉय से बातें कर रहे थे। जितेंद्र को इस बात का पता नहीं चला कि रेखा वहीं पर है। यहाँ रेखा ने जितेंद्र को स्पॉट बॉय से साफ साफ कहते हुए सुना कि रेखा तो उसकी लाइफ में सिर्फ टाइम पास है। जितेंद्र के इन दो शब्दों ने रेखा को अंदर तक तोड़ के रख दिया। उस दिन रेखा काफी रोई, मगर फिर उसने खुद को संभाला और जीवन में आगे बढ़ गई। हालांकि दोनों के इस पर्सनल मैटर का प्रोफेशनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों ने करीब 39 फिल्में साथ में की। रेखा का दूसरा चैप्टर विनोद मेहरा से जुड़ा है। आमतौर पर विनोद मेहरा और रेखा के अफेयर के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है। कहा जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा ने शादी भी कर ली थी, मगर ये रिश्ता विनोद मेहरा की मां को कतई पसंद नहीं था। कहा तो ये भी जाता है कि जब विनोद मेहरा रेखा को लेकर अपनी मां के पास गए तो विनोद मेहरा की मां ने गुस्से में आकर रेखा की पिटाई तक कर दी। हालांकि इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं है। और एक बार जब रेखा से सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में विनोद मेहरा और उनके रिश्ते की सच्चाई को जानना चाहा था, तो रेखा इस बात पर काफी भड़क गई थी और उन्होंने इसको कोरी अफवाह बताया था। मोहब्बत में ठोकर के बाद रेखा ने जब भी आगे बढ़ने का फैसला किया तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर अमिताभ के प्लेटफॉर्म पर रेखा की मोहब्बत की ट्रेन रुकी तो जैसे उसने वहीं पर डेरा डाल दिया। न जाने दोनों के अफेयर के बारे में क्या क्या कहा गया और क्या क्या लिखा गया। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी तो जैसे दोनों के लव स्टोरी की खुली एल्बम है। कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां फिल्म के सेट से शुरू हुई। रेखा बेहद संवेदनशील और अकेली रहने वाली थी, जबकि अमिताभ बच्चन उस दौर में हर किसी के दिलों में राज करते थे। शुरुआत में फिल्मों के सेट पर दोनों की नजदीकियों का दौर शुरू हुआ और फिर दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। यहाँ तक कि रेखा ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि अमित जी ने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया। जाहिर है रेखा और अमिताभ की मोहब्बत की अफवाहों और अटकलों के बीच जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का रिश्ता भी कई मोड़ों से गुजरा होगा, मगर इस दौरान जया ने अपने विवेक और धैर्य से काम लिया और इन अफवाहों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कहा जाता है जब अफवाहें सच बनकर जया की जिंदगी में आने लगी तो उन्होंने अमिताभ के सामने स्पष्ट कर दिया कि अब फैसला आपको करना है कि क्या सही रहेगा। अमिताभ बच्चन के लिए जया के ये शब्द एक कड़ी सच्चाई बनकर आए और उन्होंने अपना मन कड़ा कर लिया। कहा जाता है यहीं से रेखा से अमिताभ ने दूरी बनानी शुरू कर दी और रेखा की जिंदगी में एक बार फिर तन्हाई ने दस्तक दी। जहां अमिताभ के इस फैसले ने अमिताभ के परिवार को बचा लिया, मगर यही फैसला रेखा को एक बार फिर तन्हा कर गया। अमिताभ तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, मगर रेखा के लिए ये फैसला एक जख्म बन गया जो कभी भी नीला नहीं हो पाया। कहते हैं कि दर्द को सिर्फ दर्द ही काट सकता है। जिन दिनों रेखा अमिताभ से ब्रेकअप के दंश को झेल रही थी, उन्हीं दिनों राज बब्बर पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता पाटिल के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गए। मगर स्मिता पाटिल का ये साथ कुछ ही समय का था। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने प्रतीक बब्बर को जन्म दिया और ठीक 2 हफ्ते बाद 13 दिसंबर 1986 को वे दुनिया से रुखसत हो गई। राज बब्बर को तो जैसे सदमा लग गया। पत्नी नादिरा बब्बर को स्मिता की वजह से पहले ही छोड़ चुके थे और अब वो किस मुंह से वापस जाते। इसे इत्तेफाक कहें या तन्हाई की अदावत, उनको खुद तन्हा हो चुकी रेखा के साथ कुछ फिल्में मिली
और यहीं से दोनों के नैनों के पेंच लड़ने लगे। राज बब्बर के साथ रेखा को एक नई जिंदगी की उम्मीद लगने लगी। राज बब्बर ने रेखा को समझा, उनकी तकलीफों को महसूस किया और जल्द ही दोनों के बीच इमोशनली टच बढ़ता चला गया। दोनों के बीच रिश्ता तो कायम हो चुका था, मगर जहां रेखा ने राज बब्बर को जीवन साथी के एक विकल्प के रूप में देखा, तो वहीं राज बब्बर ने रेखा को तन्हाई के दर्द का सामान की तरह इस्तेमाल किया। और यही कारण था, जब भी रेखा राज बब्बर से शादी के लिए कहती, राज बब्बर उसको टाल मटोल देते। मगर एक दिन रेखा ने जब राज बब्बर से शादी की बात बार बार टालने को लेकर सवाल किया, तो राज बब्बर फिर से टाल मटोली करने लगे। मगर उस दिन रेखा ने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया था। इस पर राज बब्बर ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो पत्नी नादिरा बब्बर के पास वापस जाना चाहते हैं। जवाब सुनते ही रेखा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कहा जाता है, समय रेखा नंगे पैर थी और इसी हालत में वो घर से निकल पड़ी। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रेखा को नंगे पैर बेतहाशा दौड़ते हुए कई लोगों ने देखा। रेखा का दिल एक बार फिर टूट चुका था। कहा जाता है, इस दंश के बाद रेखा कई दिनों तक लाइमलाइट से दूर हो गई। मगर समय से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेखा एक बार फिर जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। साल 1990 में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक मुकेश अग्रवाल से हुई। अगर सूत्रों की माने तो मुकेश रेखा के जबरदस्त फैन थे। दोनों की मुलाकात का दौर शुरू हुआ और सम्मिलित सहमति से दोनों ने शादी कर ली। लगने लगा कि रेखा की जिंदगी को मुकाम हासिल हो गया, मगर किसी को नहीं पता था कि रेखा का जीवन अब एक बड़े तूफान का इंतजार कर रहा है। शादी के बाद रेखा मुकेश के साथ लंदन हनीमून के लिए गई और भारत वापस आते आते दोनों के बीच में दरारें आने लगी, जिसे खुद रेखा ने 14 साल बाद सिमी ग्रेवाल के शो में स्वीकार किया। मुकेश दिल्ली में रहते थे और रेखा का कैरियर मुंबई बेस्ड था। इसे दिल्ली मुंबई का फर्क कहे या आम जिंदगी और ग्लैमर की दुनिया का फर्क, दोनों के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती चली गई। शादी को अभी आधा साल का वक्त भी नहीं गुजरा कि मुकेश और रेखा का रिश्ता हाँफने लगा। 1991 में रेखा जब लंदन में किसी काम से गई थी, मुकेश ने सुसाइड नोट लिखा और रेखा के दुपट्टे को पंखे से बांधा और उसी से खुद को फांसी लगा ली। मगर सवाल ये था कि मुकेश ने ऐसा क्या लिखा। मुकेश ने लिखा था कि मेरी मौत के बाद रेखा को प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ना दिया जाए। रेखा एक सक्षम महिला है और खुद कमाई करके गुजारा कर सकती है। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय रेखा को बॉलीवुड से सारे भारत में नफरत का सामना करना पड़ा। किसी ने उसे मुकेश का हत्यारा बताया तो किसी ने उसे मौत की वजह बताया। तब से लेकर आज तक रेखा ने अकेले तन्हाई में ही जीवन गुजारा। आज भी रेखा नजर आती है तो उनके सिर में सिंदूर स्पष्ट देखा जा सकता है, मगर ये सिंदूर किसके नाम का है, ये सवाल भी रेखा की जिंदगी की तरह एक रहस्य बना हुआ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नए चेहरे के साथ। अलविदा, गुड बाय, इजाजत।